हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का सहृदय स्वागत है टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम अर्थात की प्रवेश परीक्षा के प्रिपरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मेंटल एबिलिटी अर्थात की रीजनिंग से चैप्टर ऑड मैन आउट अर्थात भिन्न आकृति परीक्षण या क्लासिफिकेशन अर्थात की वर्गीकरण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में जो यहाँ आप देख रहे हैं ऑड मैन आउट, इसका मतलब होता है क्या? ऑड मतलब होता है हमारा विषम। क्या होता है? विषम। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमारे पास चार विकल्प दिए गए रहते हैं। जैसा कि आप प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम मतलब हमारा ये कह सकते हैं कि ये हमारी समस्या आकृति हो गई, या इसी को हम कह सकते हैं क्या? प्रश्न आकृति भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया रहता है जिसमें चार विकल्प जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ये चार विकल्प जो दिए गए हैं इनमें चार आकृतियाँ दी गई होती हैं। उनमें क्या होता है कि तीन आपस में किसी न किसी तरह से क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं। जैसा कि अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, एक और हमारा जो वीडियो है उसमें हम पढ़ रहे हैं, एक हमारा एक प्लेलिस्ट है सिमिलर फिगर नाम से, उसमें हम समान आकृति वाले सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब जो विषम आकृति है, जो सबसे भिन्न आकृति है। और मतलब आप विषम तो होता ही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं क्या? भिन्न आकृति भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं एक अलग आकृति। मतलब तीन आकृतियां कहीं ना कहीं आपस में क्या होती हैं? वो सिमिलर होती हैं, मतलब तीन आपस में समान होती हैं किसी न किसी दृष्टिकोण से, और एक आकृति जो अलग होती है वही हमारा क्या होता है? हमारा उत्तर होता है। और बच्चों हम आपको बता दें कि ऑड मैन आउट से 10 तरह के प्रश्न बनते हैं, और मैं बताता चलूँगा कि जो हमारे पास, हम आपको पहले से ही बताते चल रहे हैं कि हम प्रत्येक वीडियोस में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हल करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। इसमें हम 10 वो प्रश्न लिए हैं जो 10 टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं, जैसा कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये किस आधार पे प्रश्न है हमारा? ये है आकृतियों के आकार के आधार पे। क्या जो हमारे फिगर हैं, मतलब आप ये कह लीजिए कि जो आकृतियां दी गई हैं, आकृतियों के आकार के आधार पे। किसके आधार पे? उनके आकार, मतलब उनका जो साइज है उसके आधार पे, मतलब उनकी बनावट है। आकृति हो गई, मतलब आकार भी कह सकते हैं, उनकी बनावट कह सकते हैं। ठीक है, उनकी आप क्या कह सकते हैं? संरचना कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं रचना कह सकते हैं। ठीक है, इसी को आप रचना भी कह सकते हैं। इसके आधार पे ये पहला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे देखिए इसमें होता क्या है, आप देखेंगे इसमें ये होता है कि आकृतियों के बीच समानता तथा विषमता के कई आधार होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा उदाहरण है वो है आकृतियों के आकार के आधार पर। ठीक है, पहले एक चीज़ और बता देते हैं हम, ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब होता है क्या? वर्गीकरण से। क्या होता है? वर्गीकरण से होता है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? जो इसमें आप चार है उसमें जो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, उसको हमें क्या करना है? अलग कर देना। ठीक है, और उसी को अपने विकल्प के रूप में हमें चयनित करना है। तो चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये आप विकल्प ए में देखेंगे, ये देखिए सभी सीधी रेखाओं से बनी है, ये 5 सीधी रेखाओं से बनी है। और आप विकल्प बी में देख रहे हैं ये एक सर्कल है, वृत्त है। और सी जो है ये आप देख रहे हैं ये भी 4 सीधी रेखाओं से बना है। जो विकल्प डी है इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्या है? 3 सीधी रेखाओं से बना है। लेकिन आपका ये जो विकल्प बी में वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त क्या है? किसी सीधी रेखा से नहीं बनी है। ठीक है, तो इसकी जो बनावट है वो क्या है? अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जो विकल्प बी है प्रश्न संख्या 1 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। क्या विकल्प हो जाएगा? कि ये अन्य 3 आकृतियां जो दी गई हैं विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी में, उनसे एकदम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते इसी क्रम में अपने अगले प्रकार की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें हम देखेंगे आकृतियों के साधकों का जो परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है? उनका जो मानक है, उनका जो मेजरमेंट है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि मेजरमेंट क्या है। जैसे इसमें हमें देखना है कि आकृतियों के क्या है? आकृतियों के थोड़ा सा पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बच्चों, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आकृतियों के साधकों का क्या? साधकों का जो परिमाण होता है, साधकों का परिमाण
ठीक है, इसके आधार पे हमारा ये परिमाण का मतलब आप कह सकते हैं मेजरमेंट, उनका मानक क्या है, मतलब मानक कह लीजिए, या इंग्लिश में आप कह लेंगे क्या, मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो विकल्प ए में ये आपकी 6 सीधी रेखाएं हैं, लेकिन वो क्या है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये मतलब 6 वो जो आपकी जो रेखाएं हैं, मतलब रेखाखंड कह सकते हैं, ये जो 6 वो भुजाएं वो आपस में क्या बराबर है। विकल्प बी में आते हैं, इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन ये चारों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और विकल्प सी में देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। विकल्प डी में देख रहे हैं, इसमें भी ये 3 जो है त्रिभुज है, त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर है, और ये वर्ग हो गया, ठीक है। ये भी 4 आकृति से बनी है, 4 बंद रेखाओं से बनी है, लेकिन क्या है, आप कह सकते हैं ये वर्ग हो जाता है। ये आपका आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब कोई 2 भुजा बराबर होती है, लेकिन ये 4 नहीं है। तो ये आपका जो विकल्प बी हो जाता है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 2 रेखाएं हैं ये आपस में समान तो है, लेकिन इनसे अलग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प बी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें चारों रेखाएं आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि 4 रेखाओं से बना है। और अन्य में आप देख रहे हैं कि जो विकल्प ए है आपका, विकल्प सी है, विकल्प डी, ये जिन भी रेखाओं से बनी है वो आपस में सभी बराबर है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ये किस आधार पे है, देखिए इसमें है साधकों के बीच संबंध। क्या, साधकों के बीच संबंध, मतलब आप ये कह सकते हैं ये साधकों के बीच, मतलब जो आकृति दी गई है, साधकों के बीच जो संबंध, मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका हो जाता है ये जो साधकों शब्द दिया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं जो आकृति हैं उनके बीच, ठीक है, उनके आकृति के बीच जो संबंध है। तो हम विकल्प में देखते हैं, आप विकल्प देखते हैं, मतलब यहाँ आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं रिलेशन के आधार पे, मतलब जो फिगर हैं उसमें रिलेशन क्या है। विकल्प ए में हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि एक 5 रेखाओं से आपकी एक आकृति बनी है, उस एकदम सेम उसी जैसी आकृति एक और बनी है जो क्या है, उसके दाहिने साइड ऊपर बनी है, उससे छोटी है। विकल्प बी में देख रहे हैं ये दोनों आकृतियां आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि हमारा क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। विकल्प सी की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प सी में हमने देखा कि ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आकृतियां, ठीक है, इनके 2 आकार हैं। फिर विकल्प डी में देखते हैं, ये भी दोनों आकृतियां आपस में क्या है, बराबर है, भले एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन क्या है, बराबर है। लेकिन विकल्प ए जो हमारा हो, ये क्या है, एक आकृति बड़ी है, एक आकृति छोटी है। तो आपने देखा ना, उनके बीच जो रिलेशन है, जो 2 आकृतियां दी गई हैं उनके बीच क्या है, सभी समान है। लेकिन विकल्प ए जो दी गई है आकृति विकल्प ए में, वो क्या है, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो प्रश्न संख्या 3 के लिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा बच्चों। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम अपने चौथे प्रश्न को देख रहे हैं कि क्या है, ये चौथा प्रश्न देखिए किस आधार पे, जो आकृति होती है उनका घूर्णन क्या होता है। घूर्णन मतलब उनके घूमने की दिशा क्या होती है। मतलब आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि पूर्ण आकृति, मतलब कोई जो पूरी आकृति होती है उसके घूमने की दिशा क्या होती है। पूर्ण आकृति के घूर्णन के आधार पर, घूर्णन मतलब आप ये इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, रोटेशन, मतलब उनके घूमने की दिशा क्या हो गई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2 डायरेक्शन में घूम सकती हैं, और भी कई सारे डायरेक्शन है, जैसे एंगल होता है, एंगल के आधार पे जो आपका ये किस आधार पे घूम सकती हैं। एक तो जो घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई की जो घूमने की दिशा होती है उसके आधार पे ये घूम सकती हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज जा सकता है जिसमें घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, और उसके विपरीत भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। फिर दूसरा आप कह सकते हैं कोण के आधार पे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि आपका मैक्सिमम आप देखेंगे 45 डिग्री पे घूम जाता है, फिर 90 डिग्री घूम जाता है, फिर आपका ये कह सकते हैं और 9 4 13 आपका 135 पे घूम जाता है, फिर 180 डिग्री पे घूम जाता है, फिर आपका लास्ट 360 डिग्री पे भी घूम जाता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ क्या है, हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न संख्या 4 है इसमें इसकी घूमने की जो आकृति है उसके घूर्णन मतलब होता है क्या, घूमना, ठीक है,
उनके घूमने की जो दिशा होती है उसके आधार पे हमने देखना है। तो ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी जो घड़ी की घूमने की दिशा होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा इस तरह से होती है। ठीक है, चलिए हम अपने विकल्प ए में देखते हैं। विकल्प ए में देखते हैं ये किधर से जा रही है हमारी आकृति, इस साइड से जा रही है। मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर विकल्प बी में देखते हैं। विकल्प बी में हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है आपका, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है। और आपका विकल्प सी में देख रहे हैं ये इधर जा रहा है, मतलब ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर विकल्प बी में देख रहे हैं ये भी क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी में जो आकृति दी हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। मतलब घड़ी की जो घूमने की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में घूम रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप कह सकते हैं कि 9 बजता है, फिर 6 बजता है, फिर यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस साइड से घूम रहा है तो विपरीत दिशा में घूम रहा है। जबकि यहाँ क्लॉकवाइज है, उसमें क्या होता है, 12 होता है, फिर 3 होता है, 6 होता है, फिर 9 होता है, ऐसे घूमती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सीधे पता चल गया कि कौन सा विकल्प सबसे अलग है, वो हमारा विकल्प बी क्लॉकवाइज, क्योंकि शेष 3 क्या है, आपके एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। तो आपका प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहां हम देख रहे हैं हमारा 5वां प्रश्न है। ठीक है, और 5वां प्रश्न क्या है, ये है आकृति के साधकों का। क्या है, आकृति, मतलब जो आपकी फिगर दिए हुए हैं, आकृति के साधकों का, क्या, साधकों का मतलब जो भी आकृति दी गई है उनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका घूर्णन, मतलब उनका जो घूमने की दिशा है। ठीक है, मतलब ये घूर्णन का मतलब हो जाता है घूमना, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या, रोटेशन। क्या बोलेंगे, रोटेशन। या आप साधारण लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि वो किधर टहल रहे हैं। ठीक है, वॉक करना। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाला जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 था उसमें था कि कंप्लीट आकृति, मतलब पूरी आकृति ही घूम रही थी। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर जो 5th है हमारा, उसमें जो कंप्लीट आकृति है उसकी 1-2 पार्ट्स जो होंगे वही घूम रहे होंगे। ठीक है, साधकों का मतलब आप कह सकते हैं जो पार्ट्स होंगे। ठीक है, पार्ट्स कह सकते हैं। पार्ट्स मतलब क्या हो गया, उसका अंग कह लीजिए, या कोई एक हिस्सा आप कह सकते हैं, या हिस्सा का ही मतलब क्या होता है, कोई एक भाग ही मूव करेगा। यहाँ हम देखते हैं अपने विकल्प ए में आकृति को। यहाँ देखिए हमारे पास 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। ठीक है, चारों में आज देखने से लग रहा है कि जो 3 आकृतियाँ दी गई हैं एक जैसी हैं। तो विकल्प ए की जो हम आकृति देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 रेखाएं हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये हमारी ये तीसरी सीधी रेखा हो गई। ठीक है, ये तीसरी सीधी रेखा हो गई। लेकिन एक ऐसी सीधी रेखा है जिसमें मतलब क्या है कि कोई भी आपका क्या है, आकृति अन्य आकृति नहीं जुड़ी। एक में क्या है, एक हिस्से में आपका ये वर्ग लगा हुआ है और एक में क्या है, वृत्त लगा हुआ है। तो इसी को हमको खास करके ध्यान देना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम वर्ग से वृत्त की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका एंटी क्लॉक न जा करके बल्कि क्लॉकवाइज जा रहा है। मतलब घड़ी के घूमने की जो दिशा है वो जा रहा है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज है। कहाँ से, आप जब जा रहे हैं किसकी तरफ, वर्ग से जब आप वृत्त की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब बी में हम देखते हैं, बी में देख रहे हैं कि जब हम वर्ग से वृत्त की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। और यहाँ देखते हैं जब हम वर्ग से वृत्त की तरफ जा रहे हैं, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्ग और वृत्त में, देखिए पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्ग से वृत्त की तरफ जा रहा है इनके बीच जो कोण है, कोण आप कह सकते हैं जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, और आपका दूसरा चीज बन जाता है क्या, दूसरा ये बन जाता है कि इनका मूवमेंट मतलब घूर्णन कितना है। ठीक है, मतलब घूर्णन किस दिशा में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिग्री कितनी होती है, अगर ऐसे है तो ये आपका तो 90 डिग्री हो जाता है, ये 45 है, मतलब 9 4 13 135 डिग्री का अंतर है। ठीक है, और इधर से अगर हम देख लेते हैं तो 300 आपका जो 60 होता है, 360 टोटल डिग्री होता है। इसमें से कम कर देंगे, 10 में से 5 जा 5, और आपका 5 में से 3 जा 2, और 3 में से 1 जा 2, 225 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, विकल्प बी में बढ़ रहे हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। विकल्प सी में देखते हैं, सबसे पहली चीज हम यही देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है,
विकल्प डी में देखते हैं, ये भी देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहा है। किसमें? क्लॉकवाइज। और एंगल जो है इनके बीच, यहाँ पे भी देखा आपने कितना है, 135 डिग्री है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कितना है, 135 डिग्री है। यहाँ भी देख रहे हैं 135 डिग्री ही है, लेकिन क्या है, आपका डायरेक्शन अलग है। और इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जैसे देखिए ये इसका बताने का मतलब था कि अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दे रहे हैं तो इसके बीच जो एंगल हो जाएगा वो आपका 225 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल के आधार पे भी आपका यही सबसे अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज घुमा दे रहे हैं हम सबको तो ये आपका 225 डिग्री बना रहे हैं इनके बीच दूरी, तो आपका जो दूरी है उसके आधार पे भी है। और अगर इनका घूर्णन देखा जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम एंगल को सेम रखते हैं तो ये क्या हो जा रहे हैं, आपका गलत हो जा रहा है। तो आपका इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प बी हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं, पहले हम हल्का सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा इरेज करेंगे जिससे आप आसानी से देख सकें आकृतियों को। अब देखिए हम सारे तरीके आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकें। देखिए इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा ये वृत्त है और आपका जो वर्ग है इसके बीच क्या दे रहा है। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, तो एक ही हमारी रेखा पड़ रही है। फिर देखिए जब इसको हमने घुमाया, मतलब किधर से, आप इधर घुमा रहे हैं तो इनके बीच एक पड़ा, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक ही आकृति को लाना है, मतलब एक ही रेखा को हमें बीच में लाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ एक ही है लेकिन यहाँ भी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और यहाँ हम देख रहे हैं इनके बीच जहाँ एक है तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज ही पा रहे हैं। तो इस आधार पे भी हमने देखा कि जो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प बी होगा। क्यों? क्योंकि ये अन्य आकृतियों से अलग है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। बच्चों थोड़ा समय लगेगा इस चैप्टर में क्योंकि हम 10 जो प्रकार होते हैं उनको सभी को सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये है आकृतियों के साधकों के जो प्रकार होते हैं, मतलब आकृतियों के जो भी आपके फिगर्स दिए गए हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, मतलब साधक जो हैं, साधकों मतलब आप ये कह सकते हैं उनके अंग है या भाग कह सकते हैं, उनके प्रकार हो गए। ठीक है, प्रकार मतलब आप कह सकते हैं कि उनके टाइप्स। ठीक है, अपने विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के। इसमें हम देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखिए दो क्या है आपके पास वर्ग हैं और 3 आकृतियाँ क्या है, त्रिभुज की हैं। ठीक है, फिर अगला हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम कि 3 क्या है, वर्ग हैं, 2 आपके क्या हैं, आप देख रहे हैं कि आपका त्रिभुज है। विकल्प सी में बढ़ते हैं, इसमें भी हमने देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 क्या है आपके त्रिभुज हैं और 2 आपके यहाँ पे क्या है, वर्ग। ठीक, और विकल्प डी में देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, और 2 क्या हैं आपके वर्ग हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे जैसे विकल्प ए में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जो आपका क्या हो जा रहा है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज और जो आपका वर्ग है इनके बीच कितने का रेशियो है, 3 और 2 का, इनके बीच 3-2 का अनुपात है। फिर विकल्प बी में आ जाते हैं, यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं, 2 हैं, और आपका क्या है, जो आपका वर्ग है ये 3 है। और विकल्प सी में देखते हैं, यहाँ जो त्रिभुज और आपका जो वर्ग है इनके बीच 3 और 2 का रेशियो है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज और जो आपका वर्ग है इनके बीच 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए विकल्प डी हो गया, विकल्प सी हो गया, विकल्प ए हो गया, ये तीनों में क्या है, त्रिभुज 3 है और वर्ग 2 है। देखिए त्रिभुज 3 है, वर्ग 2 है, त्रिभुज 3 है, वर्ग 2 है। लेकिन आपकी ये जो आकृति बी है, यही मतलब विकल्प बी की जो आकृति है इसी में जो दिया हुआ है उसी में सिर्फ जो है आपका त्रिभुज और वर्ग जो है इसमें क्या है, 2 और 3 का अनुपात है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा, मतलब जो आपकी भिन्न आकृति होगी, ठीक है, सबसे अलग होगी, वही क्या होगा, हमारा विकल्प होगा, वो विकल्प बी होगा। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। इसमें हम देखते हैं जो हमारा 7वां प्रश्न है। ठीक है, 7वें प्रश्न में हम जो उदाहरण ले रहे हैं इसमें हम लेते हैं कि जो आकृतियों में जो साधक होते हैं, ठीक है, आकृतियों में, ठीक है, आकृतियों में
साधकों की जो संख्या होती है, ठीक है, साधकों का मतलब आप कह सकते हैं कि जो उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या जिनसे वो बनते हैं, उनके अंग हो गए, इनकी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर्स के आधार पे चल रहे हैं, किसके आधार पे, नंबर्स के आधार पे। तो यहाँ आप देखिए विकल्प ए में क्या है, ये 3 सीधी रेखाओं से बनी हुई है, ठीक, और विकल्प बी में जा रहे हैं, ये 4 सीधी रेखाओं से बनी है। विकल्प सी में जा रहे हैं, ये भी 4 रेखाओं से बनी हुई है। विकल्प डी में जा रहे हैं, ये भी 4 रेखाओं से बनी है। तो हम देख रहे हैं विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, ये तीनों जो विकल्प में दी गई आकृतियां हैं वो क्या है, 4-4 रेखाओं से बनी हुई हैं। लेकिन विकल्प ए में क्या है, 3 ही रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए, क्योंकि ये अन्य 3 विकल्पों बी सी डी से सबसे भिन्न है। और हमारा चैप्टर भी यही चल रहा है बच्चों कि भिन्न आकृति का हमें परीक्षण करना है और उसका क्लासीफाई करना, मतलब अलग करना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम अपने 8वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए ये कौन सा है, आकृति की उन्नत, क्या आकृति की, देखिएगा आकृति की उन्नत, आकृति की उन्नत, उन्नत का मतलब हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक हो जाता है ऑब्लिक, अधोमुखी, क्या, अधोमुखी। अधोमुखी का मतलब होता है जिसका मुख या आप कह सकते हैं नुकीला हिस्सा, अधो का मतलब नीचे, मुख का मतलब मुंह होता है, या नुकीला हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। अधोमुखी आपकी स्थिति क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई आकृति दी गई है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, वो कैसा है। तो चलिए हम अपने विकल्प ए को देखते हैं। विकल्प ए में हम देख रहे हैं कि इसका देखिए जो बेस होता है, इसमें हमें 2 चीज़ ध्यान देना होता है। क्या देना होता है, टॉप एंड बॉटम देना होता है। मतलब कि आपको ऊपर की आकृति ध्यान देनी होती है और नीचे की देनी होती है, ठीक है। इसका हम आपका लेफ्ट एंड राइट भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हमने ऊपर और नीचे ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो नीचे की रेखा है वो एक सीधी सरल रेखा है, ठीक है। विकल्प बी में देख रहे हैं नहीं, आपका ये क्या है, सीधी सरल रेखा नहीं है, सरल रेखा नहीं है। अब विकल्प सी में देख रहे हैं नीचे की ये क्या है, सीधी सरल रेखा है। विकल्प डी में देख रहे हैं ये भी आपका क्या है, सीधी सरल रेखा ही है नीचे का, इसमें क्या है, ऊपर दिया हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि जैसे आप अपने आप को ले लीजिए या कोई भी आकृति जो सीधी खड़ी रहती है, आप अक्सर देखते होंगे उसका जो बेस होता होगा एक सीधा होता होगा, कभी उबड़ खाबड़ नहीं रहता, और उबड़ खाबड़ वाली चीज़ कभी भी टिकती नहीं है। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, हमारा पैर वाला हिस्सा है, उसका जो पैर का नीचे का तलवा होता है वो क्या होता है, एक बराबर होता है। क्या होता है, एक बराबर होता है, ठीक है, और उससे आसानी से टिक सकता है। अगर हम लौह स्तंभ को ही ले लें तो लौह स्तंभ आप देखेंगे ऊपर का हिस्सा भले नुकीला है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमारा प्लेन है, ठीक है, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ऐसे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी आपका क्या है, ऊपर मुख वाला हो गया, ये आपका नीचे मुख वाला हो गया। इसमें ऊपर का भी चपटा है, जैसे मकान वगैरह हो जाते हैं, तो ये आपका क्या है, ये भी हम ऊपर, क्योंकि इसमें अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नीचे का हिस्सा प्लेन है हमारा, इसको हम एक फर्श पे रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं इसका भी नुकीला हिस्सा वाला। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो विकल्प ए है, विकल्प सी है, विकल्प डी है, ये उन्नत मुखी हैं, मतलब इनके जो मुख है वो ऊपर के हिस्से, ऊपर की तरफ है। लेकिन जो आपका विकल्प बी है इसका मुख जो है नीचे की तरफ है। तो यही हमारा जो विकल्प है, इस प्रकार के आधार पर क्या होता है, प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प होगा, क्योंकि इसका मुख जो है नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें टाइप को हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या दे रहा है कि हमारी जो लेखन विधि होती है, मतलब क्या होता है कि लिखने की जो विधि होती है, ठीक है, लिखने की विधि मतलब जो हमारा जो तरीका होता है लिखने का किसी चीज़ को, उसको है, ठीक है। अब हम देखते हैं लिखने की विधि का मतलब क्या होता है, राइटिंग स्किल, या आप कह सकते हैं मेथड क्या है, ठीक है। अब देखिए हम विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प ए में देख रहे हैं कि हाँ, अगर हम इसको देखिए एन को हम बनाना चाहें, जैसे विकल्प ए में देख रहे हैं हम टी ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, मतलब हमें पेन एक बार रोकना पड़ रहा है और उठाना पड़ रहा है। विकल्प बी में देखते हैं क्या ये बना नहीं सकते, चाहे ऐसे अगर आप बनाना चाहें तो इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। और सी देखिए, इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, अगर
ऐसे बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, एल को देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी है, इसमें जो आपका पेन है उसको पेन को क्या हो रही है, उठाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पेन को उठाने या रोकने की ज़रूरत नहीं है, रोकने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है आप कह सकते हैं, मतलब इसमें नीड नहीं है। लेकिन आपका जो विकल्प ए में जो आकृति दी हुई है इसको आप बिना पेन उठाए, बिना पेन रोके लिख ही नहीं सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का आपका क्या हो जाता है, सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। और देखिए ये भी चीज़ है कि अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो ये अगर लिख दिए तो ये ओवरलैप हो रहा है, देखिए ओवरलैप करना पड़ रहा है। तो पहला चीज़ तो होता है कि पेन को उठाने, और दूसरा ओवरलैप वाली बात आ सकती। अगर हम लिख तो सकते हैं लेकिन ओवरलैप हमें करना पड़ेगा, और इन तीनों में हमें ओवरलैप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। ये हम आपको बताते हैं बच्चों कौन सा प्रकार है। ये हमारा प्रकार है आकृति का विभाजन। क्या, आकृति का विभाजन। ये प्रश्न तो लगभग हमेशा पूछता है। क्या है, आकृति का विभाजन। विभाजन का मतलब ये हो जाता है क्या, डिवीजन, मतलब वो कितने भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 10 का विकल्प देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा आपका जो आकृति दिया है 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में बटा है। विकल्प बी में भी देखते हैं। विकल्प बी में हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसमें आप ये देखेंगे कि 1 2 आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हिस्से में बटा हुआ है, और ये आपका 1 और 2 हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 हिस्से में बटा हुआ है। विकल्प डी देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हिस्से में बटा हुआ है। ये चीज़ तो हमारा फैक्ट गलत हो जाता है कि हमारे जो आकृतियाँ क्या देख रहे हैं आप, सभी आपस में बराबर हैं। जितने भी हिस्से में बटे हैं, इसमें 2 बटे हैं लेकिन सब आपस में क्या है, बराबर है। इसमें 4 आकृतियाँ लेकिन सब आपस में बराबर है। इसमें भी 4 आकृतियाँ लेकिन सब आपस में बराबर है। इसमें भी 4 आकृतियाँ हैं लेकिन सब आपस में बराबर है। तो ये रूल तो हमारा फ्लॉप हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आकृति हमारी 2 भाग में बटी है, ये 4 में बटा है, ये भी हमारा 4 हिस्से में बटा है, ये भी 4 में बटा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको देखने से लग जा रहा हो कि हमारे जो प्रश्न संख्या 10 का जो विकल्प सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो विकल्प ए में दी गई आकृति वो सिर्फ 2 ही आपके हिस्सों में बटी है, बाकी अन्य 3 विकल्प बी सी डी ये 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है भिन्न आकृति का परीक्षण, मतलब जो 3 अन्य आकृतियां उनको छोड़ करके जो एक आकृति सबसे अलग है किसी भी आधार पे। देखिए हमने 10 प्रकार आपको बताया, इन्हीं 10 प्रकार से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था बच्चों। इस चैप्टर में हमने कितने टाइप्स पढ़े, पहला टाइप देख लीजिए, एक हो जाता है आपका आकृति का विभाजन, हम इसको हम उल्टे तरीके से बता रहे हैं। एक लिखने की विधि का जो तरीका होता है कि हम किस तरह से चित्र को बनाते हैं। फिर दूसरा है आकृति का जो ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा है। आपका जो 7वां प्रकार था वो था आकृतियों में साधकों की जो संख्या थी, मतलब जो पार्ट्स थे उनकी संख्या थी। फिर उनका जो प्रकार था, ठीक है, मतलब उनमें क्या रिलेशन या जो भी चीज़ें एक हैं, उनका जो घूर्णन का जो 5वां तरीका था हमारा या 5वां प्रकार था उनका घूर्णन था। फिर चौथे में देखते हैं कि उनके घूमने की जो दिशा थी वो क्या थी। ठीक है, फिर हमारा जो तीसरा प्रकार था उनके बीच क्या रिलेशन थे, क्या संबंध है, ठीक है, जो आकृति दी गई हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रकार था उसमें था कि जो आकृतियां दी गई हैं उनके जो साधक हैं, मतलब जिनसे वो बने हैं, उनका परिमाण क्या है या मानक क्या है। फिर पहला जो प्रकार था उसमें है कि क्या था, वो आपका आकृतियों के आकार या बनावट या संरचना के आधार पे हमें देखना था। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।